नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी गाजियाबाद से है। उत्तर प्रदेश का एक शहर, वहीं से आई हुई है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संदीप कुमार। साल 2010 की ये बात है। संदीप कुमार बिहार के रहने वाले और अपने एक रिश्तेदार अपने बहन बहनोई के घर पर आए हुए थे। मकसद था, काम की तलाश में। संदीप बिहार में रह करके ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन उतनी आमदनी हो नहीं पाती थी। घर गरीबी में चल रहा था, बड़ी मुश्किल से उनका घर का गुजारा होता था। अब इसके बाद वो अपने जीजा से संपर्क करते हैं, अपने बहन से संपर्क करते हैं कि आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारे घर की स्थिति डामाडोल है। तब बहन जो है मदद करने के लिए बोलती है कि भैया तुम आ जाओ, हमारे घर पर आ जाओ, हमारे शहर में आ जाओ। आज संजोग से ऑटो रिक्शा अब उनका बहनोई भी चलाते थे। वो कहने लगे यहाँ आओ, यहाँ पर बहुत सारा काम है, यहाँ तो मैं काम करके थक जाता हूँ, आ जाओ, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। संदीप कुमार आ जाते हैं गाजियाबाद अपने बहनोई के घर में, अपने बहन के घर में, और अच्छा भी लगता है। बड़े दिनों के बाद अपना बहन बहनोई से मिलते हैं, हालचाल होता है। और इसके बाद बहनोई कहते हैं कि देखो मैं तो सुबह जाता हूँ 7 बजे अपना ऑटो रिक्शा लेकर के, और शाम को 6 बजे तक लौट के आ जाता हूँ, मेरा कोटा पूरा हो जाता है। अब वही ऑटो रिक्शा तुम लेकर के रात को निकलो, शाम को निकलो, और जितना तुम्हारा इच्छा हो रात भर चलाना है रात भर चलाओ, और इसके बाद तुम घर पर लौट आओ, कमाई तो जरूर होगी। संदीप नए शहर में आए हुए थे, रास्ता वगैरह पता नहीं होता है। तो कुछ दिन तक उनके जीजा रास्ता वगैरह से परिचित कराते हैं, और जब पूरा 1 महीना उनको बीत जाता है उस घर में रहते हुए, और तब आखिरकार एक रात को मन बना लेते हैं, नहीं अब तो मैं घर में रुकूंगा नहीं, मुझे तो काम करना पड़ेगा। घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं पैसा भेजूंगा। यही तो अपने परिवार को बोल के आया था। संदीप शादीशुदा नहीं थे, घर में भरा पूरा परिवार था। संदीप के छोटे भाई और बहन भी थे। अब उनकी पढ़ाई लिखाई टेंशन भी था, और उनकी बहन बड़ी भी हो रही थी। अब शादी ब्याह का भी टेंशन लगा रहता था। बाप जो थे, पिता उनके, खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन उसमें गुजर बसर सही ढंग से हो नहीं पाता था। तो यही सोच समझ कर अपने गांव से निकले थे। आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब वो शाम के टाइम जब उनका बहनोई आ जाते हैं, और इसके बाद ऑटो रिक्शा उनके हवाले कर देते हैं। अब फिर सही मुहूर्त देख करके अपना ऑटो रिक्शा निकाल लेते हैं, रोड पर चले जाते हैं। अब तो बहुत सारा रास्ता उनको जान पहचान हो चुका था। अब इस शहर में कोई नए नहीं थे, महीना दिन उनको अब हो चुका था। चल देते हैं, सवारी मिलती जाती है, काम होता रहता है। रात को 12 बजे 1 बजे तक काम करते हैं, और जब लगता है कि हाँ मेरा कोटा पूरा हो चुका है और थकान भी होती है, और जब इतनी रात हो जाती है तो सवारी भी बहुत मुश्किल से कम मिलती है, तब उन्होंने सोचा कि चलो अब घर पर लौट चलते हैं। जैसे ही अपना घर जाने के, कॉलोनी में जाने के लिए मूड बना लेते हैं, एक बस स्टैंड के पास अपना ऑटो रिक्शा रोक देते हैं। थोड़ा सूटा उटा मारते थे उस टाइम में, अपना बीड़ी वगैरह जला लेते हैं। अब वहाँ से कॉलोनी ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। अब बहनोई के घर में बीड़ी पीना ठीक भी नहीं लगता था, ना अपने बहन के सामने पीते थे। सोचे कि चलो आखिरी बीड़ी यहीं पी लेते हैं, इसके बाद तो घर पे चले जाएंगे। जैसे ही बीड़ी खत्म होता है, एक लड़की, औरत ही कहना सही होगा, उम्र लगभग 26-27 साल का, एक बड़ा सा बैग लेकर के आ जाती है उसी स्टैंड पर जहाँ पर ये ऑटो लेकर के खड़े हुए थे। सुट्टा मार रहे थे, सुट्टा खत्म हो गया था। देखने में औरत शादीशुदा नहीं लग रही थी। एक जैसा वो कपड़ा पहन रखी थी, आप जो देखते हैं ना संदीप कुमार, तो ऐसा लगता है कि शादीशुदा है, लेकिन जब वो पास में आ जाती है तो चेहरा तो सुंदर दिखता है। अब आधी रात हो चुकी थी, 12 साढ़े 12 का वक्त हो चुका था। गांव देहात में तो कोई लड़की, कोई औरत रात को निकलती नहीं है।
सोचने लगे कि भाई ये तो शहर है, गाजियाबाद है, अब यहाँ पर तो लोग रात भर चलते रहते हैं, तभी तो मैं ऑटो चला पा रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आती है लड़की, संदीप के पूछती है कि आपका ऑटो रिक्शा खाली है, आप मुझे लेके चलोगे? संदीप तो तैयार थे उसके लिए। अब कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी तो सोचा कि चलो अब घर पर चलते हैं, थोड़ा बहुत तो कमाई लिए हैं। आज पहली ही उनकी सफर थी, पहला ही ड्राइव था। मान जाते हैं कि ठीक है जी, हम चलेंगे, चलिए कहाँ चलना है। तब वो एक पता ठिकाना बताती है। अब वो जो पता ठिकाना था ना, संदीप कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल भरा था, वो समझ नहीं पाते हैं। तब कहते हैं कि देखिए, इस शहर में मुझे 1 महीना हुआ है, मात्र 1 महीना। मैं विशेष जानकार इस शहर का नहीं हूँ। आप मुझे रास्ता बताइएगा और मैं आपको छोड़ने का वादा करता हूँ। मैं आपको लेकर के उस जगह पर जरूर पहुंचा दूंगा जहां आप जाना चाहती हो। किराया पूछती है औरत, लड़की, किराया बताओ आप। अब उनको कुछ, अब इतना लंबी दूरी है, कम दूरी है, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं। तब कहते हैं कि देखिए, मैं हूं अभी अनजान, किराए के मैं क्या बात करूं, आप तो आती जाती रही होगी ना, जो आप उचित समझे आप किराया दे देना। लड़की खुश हो जाती है, बड़ा सा अपना थैला लेकर के उसमें अपना पिछली सीट पर बैठ जाती है, थैला रख करके। संजय कुमार अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर देते हैं। लड़की रास्ता बताते हुए अब लेके चल पड़ते हैं संजय कुमार। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हो चुका था ड्राइव करते करते करते। और आखिरकार जब वो लड़की बोलती है कि बस आगे एक सड़क कट रही है, पतली सी सड़क है, उस पर आप मोड़ लीजिए। संदीप को लगा कि चलो ठिकाना आ चुका है, चलो इस लड़की को छोड़ देते हैं, इसके घर के नज़दीक पहुंचा देते हैं, अब फिर अपने कॉलोनी की तरफ लौट आ जाएंगे। मन परेशान भी हो चुका था, शरीर थकान से भरा हुआ था और पहली बार आज नाइट ड्यूटी में थे, नींद भी आ रही थी, आदत नहीं थी ना। जब वो उस रोड पर चल पड़ते हैं, मेन रोड से हट करके वो सड़क थी, और जब कहीं पर भी कोई घर द्वार, कोई बस्ती दिखाई नहीं देती है तो मन थोड़ा आशंकित तो हो ही जाता है। आखिरकार ये लड़की कहाँ लेके जा रही है भाई इतनी रात को? पूछ बैठते हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, यहाँ कोई हमें घर बार, कोई कॉलोनी वगैरह दिखाई नहीं देती है। तब लड़की कहती, घबराइए मत, घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम चलेंगे बिल्कुल, और मैं आपको सही सलामत लेकर के वापस आऊंगी। मुझे उसी जगह पर छोड़ देना जहां पर आप बिठाए थे। आप पैसे की चिंता मत करो, जो उचित किराया होगा उससे मैं ज़्यादा ही दूंगी। आप डरो मत, हमारे साथ आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप चलो, मेरे कहना मानो। अब क्या करे संदीप कुमार, उस लड़की को उतार भी नहीं सकते थे, लड़की जात थी, लेके चल पड़ते हैं। आगे क्या था कुछ मालूम नहीं। आगे एक बाउंड्री दिख रही थी और वहां पर लड़की रुकवा देती है ऑटो रिक्शा कि आप यहीं पर रुक दीजिए। लड़की अपना बैग उठा करके बाहर निकल आती है, कहती है संदीप कुमार से कि देखिए, आप यहीं पर मेरा इंतजार कीजिएगा, घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और इसके बाद मैं अपने काम से फारिग होकर के फिर मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। आप पैसे की टेंशन मत कीजिए, जो आपका उचित किराया होगा उससे मैं ज़्यादा ही दूंगी, आप यहाँ पर आराम कीजिए, वक्त तो लगेगा ही। संदीप कुमार पहली ही रात की सवारी वो लेकर के अब एक तरह से आशंकित थे। लड़की है भाई, ये अकेले में कहाँ सफर कर रही है? बाउंड्री तो दिख रही थी, लेकिन उसके बाउंड्री के पीछे में क्या है, कोई कॉलोनी है, बस्ती है, घर है, क्या है, पता नहीं था। अब देहात गांव के रहने वाले थे, वो भी डरते तो थे नहीं, भूत प्रेत का कभी देखे नहीं थे, ना भूत प्रेत से कोई सामना हुआ था। मन बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन थोड़ा परेशान जरूर रहते हैं कि लड़की क्या, कहाँ पर आई है रात को, कोई रिश्तेदार का घर होगा या ना जाने क्या। मन में तरह तरह का सवाल उठ रहे थे, पूछना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आखिरकार वो लड़की चली जाती है, बार बार मुड़ के कहती है, आप जाना मत, आप जाना मत, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। लड़की चली जाती है अपना थैला लेकर के। और इसके बाद संदीप कुमार जी अपने ऑटो रिक्शा में आराम करने लगते हैं। कब उनको आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है। जब वो लड़की लौट के आती है तब उनको जगाती है, आप उठिए,
चलने का वक्त हो चुका है। संदीप जी हड़बड़ा कर उठते हैं, समय देखते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा उस जगह पर उनको बीते हो चुका था। आराम से अपना सीट पर बैठ जाते हैं और फिर उसी रोड पर निकलने लगते हैं। अभी तक वो पूछे नहीं थे कि आखिर तुम इस जगह पर क्यों गई थी, यहाँ कोई रिश्तेदारी है या रात के टाइम में अब क्या बात है। सवाल तो मन में बहुत चल रहे थे, लेकिन सवारी है ना भाई, और वो भी लड़की की सवारी, अब पूछना उचित भी नहीं था। ना जाने वो लड़की अपने मन में क्या संदेह लाए, कैसा है ड्राइवर, कई तरह की बातें थी। उस जगह पर जब लेके आ जाते हैं ऑटो रिक्शा जहां स्टैंड पर वो लड़की को बिठाए थे, और तब लड़की उतरती है। अब उसके हाथ में खाली थैला था। थैला तो बड़ा था, जो उसमें सामान था शायद किसी जानने वाले को दे दिया होगा, या जो जिस काम के लिए गई होगी वो काम उसने कर दिया होगा। खाली थैला लेकर के उतर जाती है, मुस्कुरा के एक बार संदीप जी की तरफ देखती है और कहती है, आपके अनुमान से आपका कितना किराया हुआ होगा। संदीप जी के अब किराए का अनुभव नहीं था। शहर में गांव देहात होता तो अपना फीस जरूर मांग लेते कि भाई इतना रात हो गया, अब तो इतना होना चाहिए। थोड़ा अब शर्माते भी हैं और समझ में नहीं आता है कि कितना मांगे। आखिरकार जब लड़की बार बार कहती है तो समय के अकॉर्डिंग जितना समय लगा था गांव देहात के हिसाब से वो वही पैसा मांग लेते हैं। उनकी नज़र में वो बिल्कुल जायज पैसा था। लड़की मुस्कुराती है और फिर अपना पैसा देती है, और जब पैसा गिनती करते हैं तो उससे 3 गुना ज़्यादा था। जितना संदीप कुमार जी मांगे थे उससे 3 गुना ज़्यादा था। उनको लगा कि लड़की गलती कर दी है, पैसा गिनने में गलती हो गया। और तब कहती है, देखिए मैडम जी, आप पैसा ज़्यादा दे दी हैं, ये पैसा आप रख लीजिए, ये तो मेरा इतना किराया हो गया। और तब लड़की कहती है, ये सारा पैसा आप ही का है, आप रख दीजिए, इतना आप मुझे टाइम दिए हैं। उस जगह पर कोई जाता नहीं है जहाँ पर हम आपको लेके गए थे। जब मैं किसी को ऑटो रिक्शा बुक करती हूँ, कोई ऑटो रिक्शा को बताती हूँ, उस जगह के नाम सुन करके ही वो डर जाते हैं, जाते नहीं हैं। इतना तो बनता ही आपका। मन में बड़ा तरह का सवाल था। संदीप कुमार जी को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस जगह का नाम सुन के ऑटो रिक्शा वाला क्यों डर जाते थे, क्यों नहीं जाते थे। आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है, पूछ लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जी, ऑटो रिक्शा वाले क्यों डर जाते हैं, क्या है उस जगह पर जिसके नाम सुन के घबरा जाते हैं, जाते नहीं। मैं भी तो गया था उस जगह पर, बात क्या है ऐसा। लड़की मुस्कुराती है, कहती है, अभी आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक काम करोगे, 3 दिन के बाद मुझे फिर उसी जगह पर जाना है। अगर आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपकी मेहरबानी कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, ऑटो रिक्शा बुक करती हूँ, कोई रुक तो लेता है, लेकिन जब मैं उस जगह का नाम बताती हूँ ना, तो मुझे कोई लेके नहीं जाता है। मैं बड़ा परेशानी में फंस जाती हूँ। आप जैसे कोई नौजवान मिल गया या कोई और मिल गया तब तो मेरा काम हो जाता है, लेकिन जब नहीं मिलता है ना, तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ये मेरा काम करोगे। संदीप जी सोचने लगे, कहने लगे मन ही मन, ये तो पैसे वाली घर की है लड़की। अब देखो ना, मुझे 3 गुना किराया दे दिया, बड़े घर की बेटी है, पैसे वाली लगती है, चलो अब कर लेते हैं। और तब कहते हैं कि हाँ जी मैं बिल्कुल कर लूँगा, कब आना होगा। और तब वो लड़की कहती है, 3 दिन बाद इसी जगह पर मुझे आ करके मिलना, और हाँ, अपना नंबर, मोबाइल नंबर मुझे दे दो। दोनों में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है, दोनों लोग मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं। और तब लड़की कहती है, मैं आपको जब जाना होगा ना, मैं 1 दिन पहले आपको बता दूंगी फ़ोन करके, और आप तैयार हो जाना। संदीप मन ही मन खुश हो गए थे कि चलो मोटी आसामी मिल गई है, और मैं तो एक रात में पूरा दिन भर का 2 दिन का किराया मैं अब कमा लूँगा। मन ही मन खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो लड़की जाने लगती है तो संदीप जी कहते हैं, अरे आप अकेले कहाँ जाओगे, चलो आप मेरे रिक्शा में बैठ जाओ और जहाँ कहोगी मैं आपको छोड़ दूंगा। लड़की मना कर देती है, कहती नहीं, सामने मेरी कॉलोनी है, बस पास में ही है, और 5 मिनट का रास्ता है, मैं आराम से चली जाऊंगी, और मैं आपको लेके जाऊंगी तो पूरा घूम करके आना पड़ेगा, इधर से शॉर्टकट रास्ता है, अब 5 मिनट तो लगता है, आप जाइए और हम आपस में बात करते रहेंगे। गांव देहात के रहने वाले थे, कभी प्रेम प्रसंग में पड़े नहीं थे,
जब लेकिन उस लड़की का चेहरा वो मोहरा देखते हैं ना, तो मन में थोड़ा अलग तरह से ख्याल आता है, लेकिन वो ख्याल अपने दिल में ही रहने देते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं। भाई मैं ड्राइवर हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। लड़की बड़े घर की है। अब मैं ऐसा सोचूंगा, कभी मेरे मन से ऐसा बात निकल जाएगी, फिर मेरे लिए दुखदाई होगी। मैं तो शहर में आया हूँ 2 पैसा कमाने के लिए। अगर मैं शहर में आकर के ऐसा काम करूंगा, ठीक नहीं है। अपने मन को समझा करके शांत कर लेते हैं। अब फिर बड़ा खुश थे, पैसा अच्छा खासा कमाई हो चुका था। अब फिर अपने बहनों के घर में आ जाते हैं। रात में तो कुछ बात नहीं होती, लेकिन सुबह जब सारा पैसा बहनोई को दिखाते हैं कि देखो मैंने तो आज इतना पैसा कमा लिया। बहनोई भी देख करके हैरान हो चुका था और कहने लगा, ये तो तुम्हारा गुड लक है भाई, ये तो पहला ही है तुम्हारा ट्रिप, और देखो कितना सक्सेसफुल रहा। और क्या चाहिए भाई, अपना ईमानदारी से काम करते रहो। कैसे इतना पैसा कमा लिया पूछना चाहते थे, और वो बता भी दिए। बहनोई के मन में थोड़ा चल भी रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाए कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई इमरजेंसी काम होता है, लोग बात दे देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तीसरे दिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं, लड़की का फोन आ जाता है शाम को ही कि आप मुझे उसी जगह पर मिलना। जब 12 बज जाता है वहां पर जाते हैं, और वही बैग, उतना ही बड़ा बैग, मैं कहूं कि वही बैग था, और वो उसमें सामान भरा हुआ था। लड़की से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन हिम्मती लड़की थी, मेहनती लड़की लग रही थी, और वो उठा करके ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। और इसके बाद चल पड़ते हैं ऑटो रिक्शा लेकर के। अब तो रास्ता देखा हुआ था, आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो वहां पर बाउंड्री थी। ऑटो रिक्शा लगा देते हैं और कहते हैं आप जाइए, मैं इसी में आराम कर लेता हूँ ऑटो रिक्शा में, आप आराम से आइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तब तक मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगा। लड़की मुस्कुराती है और फिर चली जाती है। सामान उठ नहीं रहा था। अब लगता है संदीप कुमार जी को, अरे इतना वजन है, चलो लड़की की मदद कर देते हैं। भाग के जाते हैं कि आप मेरे को सामान दे दीजिए और आप आगे चलिए। लड़की मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये काम मुझे करने दीजिए, आप जाइए आराम कर लीजिए, ये तो मेरा आदत हो चुकी है, आप परेशान ना हो, आप जाके आराम करो, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। थोड़ा बुरा तो लगता है उस टाइम में संदीप कुमार जी को। लड़की रुखेपन से बात करती है कि जाइए, ये मेरा काम है, मैं अपना काम करना जानती हूँ, आप जाइए आराम कर लीजिए। बेचारे संदीप कुमार जी लौट के अपने ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं, और उनको लगा कि मैंने कोई गलती कर दी है क्या, ये लड़की ऐसा रूखेपन से बात किया। अब फिर सोचने लगे कि नहीं भाई, अब ये शहर का मामला है, गांव देहात का छोड़ो ना। अपना ऑटो रिक्शा में आराम करने लगते हैं, नींद भी आ जाती है। और जब वो लड़की आ जा करके उनको जगाती है कि आप उठिए, चलने का वक्त हो चुका है। ऐसा तीन दिन के बाद में बार बार ये कहानी रिपीट होने लगी थी। महीना दिन ऐसा मैंने हो चुका था। हर तीसरे दिन लड़की उनको फोन करती थी निश्चित टाइम पर कि आप रेडी हो जाइए, शाम को रात को हम उसी जगह पर मिलेंगे, उसी जो बस स्टैंड था उस जगह पर, आप वहां आ जाइएगा, हो सकता है कि थोड़ा मेरे आने में टाइम लगे, आप इंतजार कीजिएगा। संदीप कुमार जी समय से पहले वहां पहुंच जाते थे, इंतजार करते थे, और वहां पर किधर से लड़की आती थी, जब वो पास में आ जाती थी ना, तब वो दिखाई पड़ती थी। संदीप जी उस लड़की के बारे में बहुत जानने की कोशिश करते थे। अब वो नाम पता तो सब कुछ जान ही चुके थे, नंबर भी अब आपस में आदान प्रदान हो चुका था, लेकिन वो लड़की बात करती थी उसी रात को जब जाना होता था। ऐसा पूरा महीना दिन गुजर गया था। अब पैसा उतना ही देती थी जो पहली रात को दिया था। अब इसके बाद में ना तो संदीप जी उस लड़की को फोन लगाते थे, ना लड़की उनको फोन करती थी। ऐसा ही चलता रहा, महीना दिन बीत जाता है। इनके जो बहनोई थे और उनकी बहन थी, जब ये बात करते थे कि भाई वो तीसरे दिन लड़की जाती है, मन में शंका तो होने लगता है कि आखिर कहीं गलत जाल में संदीप फंस तो नहीं रहे। लेकिन हर बार वो जाल से जो भी हो निकल आते थे, तो उनको बहनोई को लगता था कि भाई अभी अब मैं क्या इसमें बोलूं, नया लड़का है और सही पैसा कमा रहा है, कमाने दो, हमें क्या होता है, जब ऐसा बात होगा तो संदीप खुद बता देगा।
लेकिन अभी तक संदीप के साथ में ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी जो उनको लगे कि ये गलत है। सब कुछ सही चल रहा था। 1 महीने के बाद जब उसी स्टैंड पर जाते हैं, लड़की आ जाती है, लेकिन आज उसका थैला भरा नहीं था। चेहरे पर उदासी जरूर थी। आके बैठ जाती है। वो ना तो मुस्कुरा करके मिलती है और ना ऐसा कुछ बात बोलती है। संदीप जी को लगा कि शायद आज दुखी है, बात क्या है। उठते हैं, मैडम जी आज आप परेशान भी दिख रही हैं, और आप तो पूरा सामान भर करके जाती थी। संदीप जी उस लड़की से पूछ बैठते हैं कि मैडम आपके चेहरे पर उदासी दिख रही है, और दूसरी बात आपका थैला आधा भरा हुआ है। लड़की कुछ बोलती नहीं है, कहती है आप चलिए चलिए उस जगह पर। संदीप जी चुप हो जाते हैं। चलो दूसरे का निजी मामला है और उसमें क्यों हम दखल दें, हमारा काम ड्राइवरी का है, हम अपना काम करते हैं। लेकिन जब आधा रास्ता पर पहुंचते हैं तब लड़की कहती है एक बार ऑटो रिक्शा रोकिए। आवाज भर्राई हुई थी, जैसे लग रहा है कि लड़की अंदर ही अंदर सुलग रही है, रो रही है। अब उसकी आवाज जब भराई हुई, अब महसूस होती है संदीप कुमार जी को, तो ऑटो रोक देते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो लड़की का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। देख करके थोड़ा हैरान हो जाते हैं। मन में शंकाएं अब दौड़ने लगती कि आखिर बात क्या है भाई। ये लड़की हमेशा खुश रहा करती थी, और आज इसके चेहरे पर उदासी का भाव और ये डरा हुआ चेहरा और परेशान सा चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। बात क्या है, ऐसा क्या हो गया इस लड़की के साथ में। पूछ बैठते हैं कि मैडम जी पहले आप रोइए मत, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। क्या हुआ आपके साथ में, परिवार में किसी से कहा सुनी हो गई है, झगड़ा हो चुका है, बात क्या है। लड़की रोती रहती है, आंसू निकलता रहता है। बड़े समझाने की कोशिश करते हैं संदीप कुमार जी कि मैडम जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रोने से कोई बात हल होने वाली नहीं है। कुछ हमें बताइए, अगर आप बताना चाहती हैं तो जरूर बताइए, हो सकता है कि मैं आपको कुछ मदद कर सकूं। लड़की संदीप जी की तरफ देखती है, आप फिर अपने आंसू पोंछती है, कहती है आप मेरा कैसे मदद कर पाओगे। संदीप जी कहते हैं कि देखिए आप पहले बात तो बताइए, हो सकता है कि मैं आपका मदद कर सकूं ना किसी तरह से। आप बताइएगा तब, जब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे हाँ बोलूं। लड़की कुछ देर शांत रहती है, कई बार संदीप की तरफ देखती है, अब फिर आखिरकार बोलना शुरू कर देती है। संदीप जब वो बात समझते हैं ना तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उस लड़की की तरफ देखते हैं और समझ नहीं पाते हैं, ऐसा भी आजकल आज के जमाने में होता है क्या। ये तो बीते दिन बीते युग की बात थी। अब तो दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गया है, इंसान कहां कहां तक जा रहा है, मंगल ग्रह तक पहुंच गए। अब तरह तरह की बातें मन में चलने लगती है, ऐसा संभव नहीं है। मैं भी तो गांव देहात का रहने वाला हूं, और आज तक मैंने ऐसा किस्सा कहानी कभी सुना नहीं। कहीं ये मुझे पागल मजाक तो नहीं कर रही है, मन में ऐसा संदेश भी लगने लगता है। तब कहते हैं कि मैडम मैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मैं हूं गांव देहात का रहने वाला, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन जो मैं आपकी बात से समझ पाया ना, ये आजकल नहीं होता था, पीछे पीछे जमाने की बात थी। ये सब तो किसी कहानियों में पढ़ा जाता है, ये आपके साथ में कैसे घट रहा है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूं। तब लड़की कहती है इसीलिए तो मैं आपको बता नहीं पा रही थी। संदीप जी को वो घटना जो लड़की बताई थी, जो इस तरह से है। लड़की की कहना था कि हम गरीब परिवार से थे, हमारी 4 बहनें, इसके बाद मेरी माँ गुजर जाती है। बड़ी बहन होने के कारण सारा घर का जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ जाता है। मेरा पिता नशेड़ी किस्म के इंसान, अब वो जो भी कमाते हैं आधा पैसा अपने नशे में खर्च करते हैं, और आधा पैसा में मुझे अपना सब बहनों का देखभाल, घर का सब कुछ करना पड़ता था। अब हमारा कोई भाई भी नहीं था जिससे हमारा कुछ मदद हो सके, और मैं तो बड़ा परेशान रहा करती थी। कभी कभी तो हमारे घर में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हमारे शाम का चूल्हा जल पाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान, अपनी बहनों का देखभाल करना,
मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने बहनों को स्कूल भेजना चाहती थी। अब मैं उनको अच्छे कपड़ा पहनाना चाहती थी, ताकि हमारी बहन कभी गरीबी में महसूस ना करे कि ये घर गरीबों का है। मैं चाहती थी कि अपने बहनों को रानी बना के रखूं, लेकिन कैसे? मैं इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं कोई नौकरी चाकरी कर सकती थी। इसी गरीबी की वजह से मैं ऐसी हालात में गुजर रही थी। मेरे पापा को परवाह होता नहीं था। जब वो काम से लौटते थे, कुछ तो दारू पी के आते थे, कुछ घर में आकर पीते थे। खाने पीने का ये बना दो, वो बना दे बेटी। मैं उनको समझाती थी बड़े प्रेम से कि जो पैसा आप दारू में खर्च करते हो, आप मुझे दीजिएगा। मैं अपने बहनों को सेवा भाव करूंगा, उनके लिए अच्छे कपड़े, स्कूल की किताबें लाऊंगी। लेकिन वो डांट देती थी, क्या करोगी पढ़ लिख करके? क्या करना है पढ़ाई करके? कुछ नहीं होने वाला। तब मैं समझ जाती थी कि पापा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। अब वो नशे में चले गए हैं और वो लौट के नहीं आएंगे। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत कोशिश किया, जिम्मेदारी मिलती थी मेरे ऊपर में, जो जिम्मेदारी थी मैं उसका बोझ को एहसास करती थी। मैं लोगों के घर में जाती थी कोई काम की तलाश में, लेकिन कुछ दिन कर पाती थी। अब कुछ ऐसे नज़र मुझे घूरती रहती थी, मुझे लगता था कि नहीं, ठीक नहीं है। मैं उस घर से काम छोड़ देती थी। अब फिर मैं अपने घर में आकर के रोने लगती थी। लोग बाग मुझे बड़ा ओछी नज़र से देखते थे। आज जो देखता था उसके अंदर में कुछ अलग ही भाव होता था। वो मुझे फुसलाने का, अपने पास लाने का कोशिश करते थे। इन सब चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती थी। मैं घर में आकर के चुपचाप आंसू बहाती थी। जब मेरी बहनें आती थी, पूछती थी, दीदी रो क्यों रही हो? मैं क्या बताऊं उनसे कि हम कैसे हैं, हमारा परिवार कैसे चल रहा है, मैं आज जो काम छोड़ के आई हूँ उसके पीछे की कहानी क्या है। मैं कैसे अपने बहनों को बता सकती थी? मैं चुपचाप, मैं भी शांत हो जाती थी। लेकिन मेरे पापा के ऊपर में ऐसा कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अपना नशे में रहते थे। आते थे शाम को लौट करके, कुछ दारू बाहर पी के, कुछ घर में पीते थे, खाने का फरमाइश करते थे। जरा भी देरी होती थी तो घर में क्लेश कर देते थे। मैं इस घर से बहुत दुखी हो चुकी थी। कभी कभी मन में बुरे ख्याल भी आते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि नहीं, मेरी 3 बहनें हैं, इनके लालन पालन कौन करेगा? पिता शराबी है। मेरे जाने के बाद मैं सोचती थी कि मैं इस घर से दूर भाग जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ना हो। लेकिन अगले पल ख्याल आता था, ये मेरी बहनों को क्या होगा? बहन का कैसे काम धाम चलेगा? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इसी घर में रहना है। इसी घर में रह करके अपने बहनों को लालन पालन करना है, अब जोग बनाना है। लेकिन सबके लिए तो पैसे चाहिए था। पैसे मैं कहाँ से लाऊं? एक मेरी सहेली थी, कभी कभी मुझसे मिला करती थी और मैं अपने दुख तकलीफ उससे बताया करती थी। तब वो कभी कभी बताती थी कि देख, ये जो दुख तेरा तकलीफ है ना, ऐसे कम नहीं होगा। मैं पूछती थी उससे कि आखिर कोई ना कोई इसका उपाय होगा तकलीफ से बाहर निकलने के लिए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास में कुछ धन आ जाए। तब कहती है कि हाँ, एक है औरत जो ऐसा काम करती है, अगर वो तुझ पर मेहरबान हो गई ना तो समझ ले तेरी दुनिया बदल जाएगी। मैं उस सहेली की बात मान करके और उस औरत से मिलने के लिए गई। पहले तो मुझे डांट के भगा दिया, नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैं अपनी कहानी सुनाई, तब वो पिघल गई और कहने लगी कि देख बेटा, ये काम खतरों से भरा हुआ है। तू देखने में बहुत ही सुंदर सुशील लड़की लगती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे खतरे में फंसो। मैं कहने लगा, देखो खतरा तो मेरे ऊपर में आएगा ना, धन तो आएगा ना, धन आएगा तो मैंने परिवार को लालन पालन कर सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से वो औरत मानी और कहने लगी, बेटा इसके लिए तुम्हें शमशान जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ मंत्र दूंगी, वहां जा करके उस मंत्र को बोलना पड़ेगा, खाने पीने के सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। अगर वो चीज़ तुम पर प्रसन्न हो जाती है तो समझ लो तुम्हारे दिन भाग लौट आएंगे। लेकिन मैं 100% तुम्हें श्योरिटी नहीं दे सकती। तुम्हें आजमाना है, तुम आजमा के देख लो, हो सकता है कि वो शक्ति तुम पर प्रसन्न आ जाए। तुम देखने में भी खूबसूरत हो, लेकिन बेटा थोड़ा उसका नज़रिया अलग है।
सब कुछ मुझे उस औरत ने बता दिया था। मैं मान गई थी कि चलो मैं किसी इंसान से नहीं, किसी शक्ति से सामना करूंगी, और इतना तो मैं सहन कर ही सकती हूँ अपने बहनों के लिए। मैं मान गई थी। उसके मंत्र लेकर के और जो भी उन्होंने बताया था, मैं सारी चीज को जुगाड़ करके बड़ी मुश्किल से उस जगह पर पहुंची थी। जो इलाका उन्होंने बताया था जहां पर वो शक्ति रहा करती थी, उस जगह पर पहुंची थी पहली बार, शमशान में। मैं डरी हुई थी, लेकिन पीछे जब मेरे बहनों का चेहरा नजर आता था तो मेरे अंदर में एक हौसला आ जाता था कि मैं अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए आई हूं, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। मैं जैसे पूजा का विधि बिताई थी और उस औरत ने, मैं उसी हिसाब से सब कुछ करती हूँ। और फिर जा करके ऐसा एक बार में नहीं होता है, सारा विधि विधान से मैं सब कुछ करके और फिर मैं लौट आती हूँ। जब मैं पांचवी बार जाती हूँ उस जगह पर, और तब ऐसा मुझे कुछ महसूस होता है कि मेरे आसपास में कोई है, मेरे आसपास में कोई है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे औरत ने बताया था, मैं उस मंत्र का उपयोग करती हूँ, और तब मेरे कान में आवाज आता है कि ठीक है, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे साथ में रहोगी कुछ घंटों के लिए। मंजूर है? मैं मंजूर कर देती हूँ कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे धन चाहिए। मुझे इसके बाद में कुछ भी खबर नहीं है कि मेरे ऊपर में क्या हुआ। मैं तो अपने आप को भूल गई थी। मैं तो जैसे इस दुनिया से कट गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। या मैं यूं कहूं कि मैं बेहोशी में आ चुकी थी उस जगह पर। जब मेरी बेहोशी टूटती है तब मैं समझ गई थी कि मेरे साथ में क्या खेल हुआ है। लेकिन वहां पर धन दौलत भी मुझे दिखाई देता है। करारे करारे नोट की गड्डी मुझे नजर आती है। मैं जब नोट की गड्डी देखती हूँ तो सब अपना तकलीफ को भूल जाती हूँ, और मैं बड़ा खुशी खुशी उस नोट को उठा करके चल देती हूँ। वाकई में मेरी हालात बदल चुके थे। मैं जिस शक्ति के सामना करने गई थी, मैंने उसको देखा नहीं था कि कैसा है क्या है, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो चुका था। उस नोट के गड्डी के देख करके सारे दुख तकलीफ में भूल जाती हूँ। मैं अपने घर लौट आती हूँ, और इसके बाद जो भी काम था, मैं अपने बहनों को सपना पूरा करना था, और उस काम में जुट जाती हूँ। लेकिन आखिरकार वो पैसा कितना दिन तक, सब पैसा खर्च हो जाता है, और फिर मुझे वही काम को बार बार दोहराना पड़ता है। लेकिन हर बार में पैसा कम होने लगता है। पहले जितना पैसा मिला था, अब उसका थोड़ा और कम हो चुका था। दूसरी बार में, तीसरी बार में फिर और कम। ऐसा करते करते अब ये पैसा कम होता जा रहा था। वो लड़की कहती है, जब आप मुझे पहले लेके गए थे उस टाइम में कुछ ज्यादा ही पैसा था, लेकिन अब पैसा बहुत कम हो चुका है। संदीप कुमार कहते हैं, जब मैं उस लड़की का व्यथा कहानी सुना तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आज के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये तंत्र मंत्र, ये शक्ति, भूत प्रेत, नहीं 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 नहीं, ये संभव ही नहीं है। और जब वो कहते हैं, जब लड़की रो रो के पूरा हाल बताई, तब मैं बड़ी मुश्किल से समझ पाया था। अब मैं कहने लगा कि आप ऐसा काम ही क्यों करती हो। तब कहती है कि मैं तो ये काम को बंद करना चाहती हूँ, लेकिन वो शक्ति हमारे घर तक आ जाती है, मेरे सपने में आ जाती है, और कहती है तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। अगर तुम नहीं लौटोगी, मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी बहनों को मैं बुरी हालत में पहुंचा दूंगा। मैं डर जाती हूँ, मुझे मजबूरी में उस जगह पर जाना पड़ता है। मैं तो अब इस जगह में आना भी नहीं चाहती हूँ। कहते कहते जो लड़की है रोने लगती है। संदीप जी पूछते हैं कि आप उस इतने बड़े थैले में भरकर क्या ले जाती हो। तब वो लड़की कहती है, उसी शैतान का भोजन, जिसमें कच्चा मांस, कुछ अलग अलग चीजें बताती है। संदीप जी भी सुनकर के बड़ा हैरान हो जाती है। भाई आज के युग में संभव नहीं है, लेकिन अब वो लड़की अपने सामने सब कुछ बता रही थी, बयान दे रही थी, विश्वास तो करना ही पड़ा था। तब कहने लगे, अब उस शैतान से बचने का कोई तरीका है, आपने कुछ सोचा है? तब कहती है लड़की, मैं उस औरत के पास गई थी जो ये सब मुझे बताया था, लेकिन औरत अब उस जगह पर है ही नहीं। मैं उस औरत को बहुत ढूंढने की कोशिश किया, किराए के मकान पर रहती थी, मकान बदल लिया, अब मिलती नहीं।
मैं तो बस एक ही मंत्र जानती थी उससे मिलने की, अब उससे बचने का मंत्र मेरे पास में नहीं है। कहते कहते लड़की रोने लगती है। संदीप जी उस लड़की का व्यथा सुनते हैं तो बड़ा ही दुखी मन हो जाता है उनका। उनको लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। लड़की सुंदर थी, देखने में सुशील थी, शिष्टाचार से बात करती थी। अब वो कहते हैं कि मैं आपका कैसे मदद करूं, बताइए आप बताइए मुझे करना क्या होगा। मैं तो जब आप वो शक्ति को देख नहीं पाई तो मैं कैसे देख सकता हूँ। ऐसी शक्ति से कैसे इंसान लड़ सकता है। ये तो तंत्र मंत्र का खेल है, इसका तो काट तंत्र मंत्र ही कर सकता है। लड़की को समझ में आता है, तब संदीप जी से कहती है कि आप मेरी मदद करेंगे, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे मुझे बचाव हो जाए, मुझे इस जगह पर आना ना पड़े। मैं अब इस जगह पर आना नहीं चाहती। लेकिन वो मुझे धमकी देता है, सपने में आकर के मुझे बताता है। मैं सपने में भी उसका चेहरा देख नहीं पाती। मुझे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारे परिवार को तबाह करके रख दूंगा। मैं डर जाती हूँ। अब मुझे मजबूरी में उस जगह पर जाना पड़ता है जो मैं आना नहीं चाहती। आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। संदीप जी से इतना निकटता से बात करती है, उनको हाथ को छू लेती है, जैसे एहसास हो रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो ना। संदीप जी पिघल जाते हैं उस लड़की का दर्द बयान सुन करके। और लड़की भी देखने में अच्छी थी, सुंदर थी। आखिरकार संदीप जी हाँ बोल देते हैं कि मैं आपके लिए इतना तो जरूर करूँगा। मैं अब ढूंढूंगा कोई तंत्र मंत्र वाले को जो इसकी काट अब हमें दे सके। आप चिंता मत कीजिए, आज का काम निपटाइए और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहिए तो मैं आपके साथ में चल सकता हूँ। तब लड़की डर जाती, कहती नहीं, मैं उस जगह पर अकेले ही जाती हूँ। अगर मैं किसी के साथ में गई तो हमारे परिवार पर संकट आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप इंतजार कीजिए, मैं फिर चली जाऊंगी। फिर वो लोग उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसी बाउंड्री के पास में। बाउंड्री की दूसरी तरफ में शमशान था। पहली बार उनको मैं मालूम पड़ा कि वो जाते थे, जो बाउंड्री है उसकी तरफ में शमशान भी है। संदीप जी अब थोड़ा मन में सोचने लगते हैं कि मैं कैसे मदद करूं, कैसे इस लड़की को इस सब चीज़ों से छुटकारा पाऊं। मन ही मन सोचते रहते हैं। तब तक लड़की 1-1.5 घंटा में लौट के आ जाती है। आती है तो उसके अब हालात देख करके समझ जाते हैं। मन में बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। इंसान से आदमी लड़ सकता है, अब शैतानों से कौन लड़ सकता है भाई। जो शैतान दिखाई नहीं देता है, कैसे इंसान लड़ पाएगा। लड़की को लेकर लौट आते हैं। वहाँ जो बस स्टैंड था वहाँ पर अपना ऑटो रिक्शा रोक देते हैं। अब फिर दोनों घंटों तक बात करते हैं। और संदीप कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा मंत्र वाले को ढूंढता हूँ जिससे आपको फायदा मिल सके। आप चिंता मत कीजिए। लड़की पैसा देती है तो मना कर देते कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपके मदद करने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे मदद करना ही होगा। लड़की चली जाती है। जाना भी चाहते थे लेकिन लड़की मना कर देती है कि नहीं, आप रहने दीजिए, आप अपना ऑटो रिक्शा चलाइए, आज जो मैंने आपको बताया है आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कीजिएगा। अब तो फोन नंबर था ही, इसके बाद फोन का सिलसिला शुरू हो चुका था। लड़की पूछती थी कि कोई मिला कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस मंत्र को काट कर सके, शैतान आत्मा से हमें मुक्ति दिला सके। संदीप जी ढूंढ रहे थे लेकिन ऐसा कोई अभी उनको मिला नहीं था। अब फोन का जो आदान प्रदान था चलता रहा, बातचीत होती रही। अब अभी तक जो संदीप कुमार थे अभी बात अपने ना बहनोई को ना बहन को किसी को नहीं बताए थे। उनको लगा कि नहीं, ये भेद खोलना नहीं चाहिए। आखिरकार एक जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर अपने दोस्तों से बात करते हैं। कुछ नए दोस्त बने थे और दोस्त कहते हैं कि मरघट वाले बाबा के पास चले जाओ, एक शमशान का पता बताते हैं, वो बाबा आपका जरूर मदद करेंगे। जब पहुंचते हैं वहां पर मरघट वाले बाबा के पास में, तब वो बाबा उनको दिखाई देते हैं। पूछते हैं कि कैसे आना हुआ नौजवान। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था जब उस जगह पहुंचे थे। तो पूरी कहानी बता देते हैं। कहानी सुनने के बाद बाबा कहते हैं, देखो वो लड़की स्वेच्छा से शैतान को बुलाई है। आज जो औरत उसको मंत्र दिया था
वो मंत्र जल्दी से हम उसको काट ढूंढ नहीं पाएंगे। वो मंत्र शक्तिशाली मंत्र है। हम उस चक्कर में आज तक नहीं पड़े, लेकिन तुम्हारी दर्द भरी कहानी, उस लड़की की दर्द भरी कहानी सुन करके तुम अगली बार आना, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। तुम्हारी बातें सुन करके क्या तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो, पूछ देते हैं। और तब संदीप कहते हैं कि हाँ बाबा, मैं उसको अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत तकलीफ में उनका जो जीवन गुजरा है, मैं उसको सुखी रख सकूं। मैं भरसक कोशिश करूंगा। बाबा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं बेटा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि देखो वो लड़की दुखियारी है और उसका मदद करना तुम्हारा काम है। अगर तुम कर सकते हो तो मैं ये प्रयत्न जरूर कर सकता हूँ। तुम 1 हफ्ते के बाद आकर मुझसे मिलो, अब मैं कुछ ना कुछ ऐसा उपाय ढूंढ लूंगा। अभी आप जाओ। मन ही मन थोड़ा शांत होते हैं संदीप कुमार जी। आप फिर फोन से बता देते हैं कि देखो यहाँ तक बात पहुँच गई है, कम से कम हफ्ते दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा था कि वो काम जो कर रही है उसको करते रहना होगा। उस शैतान को ये पता नहीं लगना चाहिए कि अब गाड़ी दूसरी तरफ में जा रही है, उस मंत्र का काट ढूंढा जा रहा है, ऐसा उसको मालूम नहीं होना चाहिए। अगर उसको मालूम हो जाएगा तो फिर वो बहुत कुछ सर्वनाश कर सकता है। जो समय था उसी समय पर ऑटो रिक्शा में बिठा करके संदीप कुमार उस लड़की को ले जाते थे। जो भी पैसा होता था, कभी कभी तो संदीप जी खुद ही पैसा देते थे सामान लाने के लिए कि ऐसा काम करते रहो। अब हफ्ता दिन जब आ जाता है तब संदीप कुमार जी उस बाबा जी के पास पहुंचते हैं। बाबा जी थे नहीं, इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार 1 घंटे के बाद बाबा जी लौट के आते हैं। संदीप कुमार को देख के पूछते हैं, कितना देर हो गया बेटा इंतजार करते हुए? संदीप कहते हैं, बाबा जी कुछ टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 घंटा का टाइम हुआ है। तब कहते हैं, ठीक है बैठो, मैं उस मंत्र का कार्ड ढूंढ के लाया हूं। लेकिन बेटा ये मंत्र है ना, कौन इसका उपयोग करेगा, तुम करोगे या वो लड़की करेगी? तुम इस मंत्र को झेल नहीं पाओगे। ये लड़की जो है ना, वो उसका शरीर ऐसा बन चुका है, इस मंत्र का उसको उपयोग करना पड़ेगा और तभी बात सफल हो पाएगी। अगर तुम गलती से मंत्र को उस जगह पर जाकर बोलोगे उस टाइम में, तुम पर खतरा भी हो सकता है। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा खतरा तुम पर आए। उस लड़की को मेरे पास में लेके आओ, अब मैं उसको मंत्र को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जो तरीका होता है। अब जाओ। बड़ा खुश हो जाते हैं संदीप जी। आप फिर उस लड़की को फोन पर बताते हैं कि तुम जल्दी से आकर के मिलो, उसी स्टैंड पर आओ, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। उसी रात को उस सहेली को, वो मित्र को, लड़की को लेकर के बाबा जी के पास पहुंचते हैं। अब बाबा जी उस लड़की को शक्तिशाली मंत्र बताते हैं, उसका उपयोग का विधि भी बताते हैं कि जब तुम उसके पास में जाना, वो बाकी मंत्र अपना उच्चारण कर लेना जैसे करती रहती है, लेकिन इसके बाद में जब वो शक्ति तुम्हारे करीब आए ना, तब इस मंत्र का उपयोग करना। देख लेना, इस मंत्र को उपयोग करने के बाद में थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन एक बार परेशानी को सामना कर लेना जब अच्छा है, जो बार बार तुम परेशानी का सामना करती हो, तुम कर पाओगी ना। तब लड़की कहती है, बाबा मैं कर पाऊंगी, मैं उस शैतान से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं अब उसको झेल नहीं सकती हूँ, मैं इस मंत्र का जाप जरूर करूंगी, फायदा होगा ना, फायदा होगा ना। तब बाबा कहते हैं, मैं ये मंत्र अपने गुरु से लेके आया तुम्हारे वजह से। जब मैं तुम्हारा कहानी सुना ना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ना, इस लड़की का मदद करना चाहिए। आज सुनो लड़की, ये नौजवान लड़का तुमसे बहुत अथाह प्रेम करता है। संदीप जी कभी भी खुल करके उस लड़की से अपने प्रेम के बारे में बताए नहीं थे। लड़की एकदम चौंक के देखती संदीप की तरफ कि संदीप ने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि मुझसे प्रेम करता है। चौंक गई थी। और तब बाबा समझाते हैं, ये लड़का तुम्हें मन ही मन प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ही आदर करता है, तुम इसके साथ में बेटा घर बसाना, देखो तुम्हें लड़का खुश रखेगा। पहली बार वो लड़की मुस्कुराती है और शर्मा भी जाती है, और इसके बाद वो लोग वहां से विदा होते हैं। जब वो रात आती है ना, पूरी तैयारी से वो लोग पहुंच जाते हैं। संदीप जी वहां जाने का इजाजत नहीं था, जिस जगह पर लड़की जाती थी अकेले ही लड़की जाती है, जैसे हमेशा जाती थी। उस जगह पर जाकर के पहले उस मंत्र को उच्चारण करती है, वो शैतान को बुलाती है, शैतान आता है, लेकिन जैसे शैतान आ जाता है, सास हो जाता है, तब वो दूसरा मंत्र को जाप करने लगती है। जैसा जाप करने लगती है,
अब वहां पर कभी भी शैतान को देखा नहीं था। और जब वो देखती है, शैतान एक लंबा चौड़ा इंसान जैसा दिखाई देता है, बड़ा सा चेहरा उसका, ऐसा लगता है कि इतना डरावना चेहरा कभी देखा नहीं होगा। और वो उस लड़की को धमकाता है, इस मंत्र को बंद कर, इस मंत्र को बंद कर, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को तबाह करके रख दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाबा ने सब कुछ बताया था, पहले लड़की को सब कुछ बता दिया था कि देखो बेटा, ऐसा हो सकता है, वो शैतान आसानी से हार नहीं मानने वाला है, तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लड़की डरी हुई थी, जो शैतान था अब खुलकर सामने आ चुका था। चेहरा मोहरा देख करके घबरा तो जाती हैं, लेकिन हिम्मत रखती हैं। अब उनको लगता है कि एक बार हमें करना पड़ेगा, तब ये हम हार नहीं मानेंगे, जो हमारा काम है मैं करूंगी जरूर, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जो बाबा का शक्तिशाली मंत्र होता है उसको जाप करती है, और वो शैतान तड़पता है, बंद कर इसको, बंद कर, बंद कर, मैं कहता हूँ, चिल्लाता है, चीखता है। और वहां पर कुछ शैतानी आत्माएं और भी नजर आती है, जो लड़की देखती है उसके आसपास में घूमते रहते हुए, वो भी धमकाते हैं, डराते हैं। मतलब वो शमशान एक डरावना माहौल तैयार हो चुका था। लेकिन लड़की डरती जरूर है, लेकिन अपना संकल्प को पीछे छोड़ती नहीं है, उस मंत्र को बार बार दोहराती है। और जितनी बार दोहराती है, वो शैतान का शक्ति घटने लगती है। वो पहले बहुत लंबा दिखाई दे रहा था, फिर धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगता है। अभी भी वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, इस मंत्र को बंद कर दे, इस मंत्र को बंद कर दे। लेकिन लड़की मानती नहीं। आखिरकार जितनी बार वो मंत्र का उच्चारण के लिए बाबा जी बताए थे, उस जगह तक पहुंच जाती है। और इसके बाद वो शैतान का शरीर बिल्कुल बोने के माफिक हो जाता है, और फिर गायब भी हो जाता है। सफलता मिल चुकी थी। और तब लड़की वहां से भागती है, और सीधा संदीप इंतजार कर रहे थे। संदीप के पास पहुंचती है, संदीप को अपने गले से लगा लेती है, रोने लगती है। संदीप भी समझ जाते हैं कि मामला सब कुछ सही हो गया। आप उसको, लड़की को संभालते हैं, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ सही हो गया ना, चिंता मत करो, अब हम घर चलते हैं। पहली बार हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और लड़की जो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी, सहारा मिल जाता है संदीप जी का। अब फिर वो लोग स्टैंड पर आते हैं। अब पहली बार लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आखिरकार दोनों लोग, जब ये सामना सब कुछ खत्म हो जाता है, और वो सब जो भी काम था पूरा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और तब वो लोग फोन में आपस में मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। आखिरकार लड़की अपना मन बना लेती है कि हमें, मेरा जो जीवन साथी होना चाहिए संदीप की तरह होना चाहिए। और आखिरकार अपने शराबी बाप को मना भी लेती है कि मैंने अपने लड़का पसंद कर लिया। शराबी बाप देखता भी संदीप को, खुश हो जाता है, और फिर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन अभी जो सवाल था ना शराबी बाप का, अब वो भी काम, जैसे संदीप चाह रहे थे कि नशा पानी छोड़ दें, और उस पर भी लग जाते हैं। उस घर को अपना ही घर समझ करके कुछ इलाज करवाते हैं। आखिरकार जो लड़की का शराबी बाप था, वो पीना पाना छोड़ देता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। और जब लगता है संदीप जी कि हाँ, अब सब कुछ सही हो चुका है, और तब पति पत्नी की तरह अपना किराए के घर में जा करके रहने लगते हैं। लेकिन साथ नहीं छोड़ते उस परिवार का, ना वो लड़की अपने बहन को साथ छोड़ती है। जो भी कमाते थे संदीप जी, अब आधा पैसा उस लड़की को हाथ में, अपने पत्नी को हाथ में दे देते थे, और आधा पैसा अपने परिवार को भेजते थे। बहुत मेहनत करते थे। आखिरकार उनका मेहनत रंग लाई थी, और तभी तो उनका परिवार बस पाया था, और उस लड़की का मदद भी कर पाए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संदीप कुमार जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल की रात इसी चैनल पर मिलते हैं, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।